नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशाएं, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके करियर से जुड़े नए रास्तों को खोजने और सही दिशा दिखाने के लिए समर्पित है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रज्ञा सिंह और आज का हमारा विषय है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। दर्शकों, कभी आपने सोचा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं? हम जो मन के समझने की है वो हमारी शिक्षा, हमारे जीवन और हमारे रिश्तों से क्यों इतना जुड़ा है और हमारी भावनाएं हमेशा बदलती क्यों रहती हैं? इसीलिए इसे कहते हैं मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। यह एक ऐसा विषय है दर्शकों जो हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार के जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगर इसे साधारण भाषा में कहा जाए तो जो मन हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं एक खास तरीके से, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसी काउंसलिंग और थेरेपी के जरिए हमें मदद करते हैं इसे सुधारने के लिए, और इसमें हमें मदद किया जाता है। और अगर बात की जाए करियर की कि साइकोलॉजी में क्या कुछ है करियर, तो आज इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉमर्स ऑफ कॉलेज के प्रोफेसर दिनेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है। नमस्कार। क्योंकि हमारा जो शो है वो फ़ोन इन लाइव है, तो अगर आपके मन में भी इस सब्जेक्ट को लेके, इस विषय को लेके या आपके करियर को लेके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3456171 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सर, क्योंकि आज का हमारा विषय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, और आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि जो बच्चे भी हैं और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा है, और मैं भी आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजी आखिर है क्या, और आज के समय में सर इसकी क्यों महत्ता इतनी बढ़ती जा रही है? जैसा कि आप बताएं प्रज्ञा जी कि साइकोलॉजी का मतलब मन का विज्ञान जी। तो ये जो है मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं निरंतर बढ़ती गई, बदलती गई। पहले जैसे आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, इसके बाद व्यवहार एवं चेतन अनुभूति का विज्ञान, ये बदलता चला गया। उसका कारण ये था कि मन जो है और आत्मा दोनों सब्जेक्टिव था, इसको डिफाइन करना मुश्किल था। मन के बारे में हम भले बोल सकते हैं लेकिन मन क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में हम नहीं समझ सकते। और यही कठिनाई थी मनोवैज्ञानिकों के बीच में, जिसके चलते परिभाषा में बदलाव लाके और स्थिर किया आके कि प्राणी के जो व्यवहार और चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान होगा। लेकिन प्राणी जो है इसका भी बहुत दायरा बढ़ा। इतना ज़रूर संक्षिप्त में हम कहना चाहेंगे कि प्लांट साइकोलॉजी का भी विकास हुआ, इंसेक्ट साइकोलॉजी का है, ऑर्गेनिज्म साइकोलॉजी का हुआ। तो मनोविज्ञान का दायरा सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, वो जीवित प्राणी तक है। और इसीलिए मनोविज्ञान की अगर परिभाषा हम दें तो उसको हम कह सकते हैं कि ब्रॉड सेंस में कि व्यवहार का मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्शन, जो हम व्यक्त करते हैं वही व्यवहार। हंसने का व्यवहार, रोने का व्यवहार, बोलने का व्यवहार, ये सभी व्यवहार है। और ये व्यक्त और व्यक्त दोनों होता है। खैर, उसमें हम अभी जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन बात है कि हम लोग कंसंट्रेट हो जाते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बात जब करते हैं तो चेतन अनुभूति, व्यवहार और मानसिक क्रियाएं। देखिए, मानव जो है बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, एक तरह से कहिए एनिमल है, लिविंग थिंग्स है, जो अपनी व्यवहार की अभिव्यक्ति 3 तरह से करता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। वो ब्रेन से फंक्शन करता है, सोचता है, समझता है, याद करता है, भूलता है, ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस होता है। भाव की अभिव्यक्ति होती है, इमोशन है, सेंटिमेंट है, ये जो है ये भावात्मक पक्ष है, और क्रियात्मक पक्ष है जिससे हम एक्शन लेते हैं। तो ये जो तीनों क्रियाएं होती हैं वो व्यवहार से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न है कि हर एक व्यक्ति मनोविज्ञान को यूज करता है, उपयोग करता है। इसकी उपयोगिता क्यों बढ़ी, ये बड़ा ही रोचक बात है जिसको सबको समझने की ज़रूरत है। कारण ये है कि वर्तमान समय में अभिलाषा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन काफ़ी बढ़ गया है लोगों का। हर आदमी अचीवमेंट के पीछे भागते हैं। अब एक चीज़ है कि अचीवमेंट क्या है, तो अचीवमेंट सक्सेस को कहा जाएगा।
तो सक्सेस कैसे मिलता है? तो उसका संबंध होता है लेवल ऑफ अटेनमेंट और लेवल ऑफ एस्पिरेशन से। अगर आप दोनों को बैलेंस नहीं रखिएगा तो सक्सेस आपको नहीं मिल सकता है। तो प्राणी विभिन्न जो आकांक्षाएं हैं जी, और अपने आकांक्षाओं को वशीभूत करके, अपने कैप्चर में करके, कंट्रोल नहीं करके और उसका जो उसका लाभ लेना चाहता है, तो इस कारण से आदमी स्ट्रेस में है, बिल्कुल स्ट्रेस में है। उसके लिए और स्ट्रेस है, एक तरह से कहिए कि उसका वेल बीइंग का अभाव है, उसका मेंटल हेल्थ खराब होता है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। तो अब समस्या है कि जब एवरीबडी ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस यूनिवर्स इस तरह के शिकार हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मनोविज्ञान का दायरा बढ़ेगा। तो अब बात जहाँ तक ये बात है, किसी भी क्षेत्र की बात लीजिए, कहीं भी लीजिए, मनोविज्ञान का फील्ड फैल गया है वहाँ पर। जी सर, क्योंकि आपने कहा कि मनोविज्ञान का फील्ड, और ऑब्वियस ही बात है अभी हम जिस समाज में रह रहे हैं इतना स्ट्रेस भी बढ़ गया है, और क्योंकि एआई का भी ज़माना है सर। दूसरा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आपने बहुत प्यार से और अच्छे से समझाया कि आखिर क्या है ये मनोविज्ञान, लेकिन जो बच्चे 12th कर लेते हैं और उनको इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो कौन से कोर्सेज ले सकते हैं ताकि उनका माइंड पहले से क्लियर रहे कि मुझे ये सब्जेक्ट्स लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ? उसके बारे में बताएं। देखिए, मनोविज्ञान के छात्र या छात्राएं जब हम लोगों के क्लास में आता है तो मेरा प्रश्न ये रहता है कि किस कारण से तुम मनोविज्ञान विषय को चुने हो। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरे भैया, मेरे जो पापा या मेरे जो बड़े लोग थे, अपना फ्रेंड, वो सब सजेस्ट किया। लेकिन अभिरुचि के बारे में बहुत कम लोग बताता है, और मेरा कहना होगा कि सबसे पहले अभिरुचि इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्ट होना मैं चाहिए। आपको रोकना चाहूँगी, एक कॉल है। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, सवाल सर। गुड इवनिंग सर। सर अपना सवाल बताएं। या ऑडिबल, यू कैन गो अहेड। तो अभी आप की भी साइकिल होती, तो ठीक है, और कई आपकी आवाज कट रही है सर, आप प्लीज दोबारा बोले अपने सवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर ने कहा कि प्लांट में भी साइकोलॉजी होती है, तो प्लांट की साइकोलॉजी क्या होती है? ऐसा रिसर्च में आया है कि प्लांट भी आपस में बातचीत करते हैं, तो वो थोड़ा प्लांट की साइकोलॉजी के बारे में बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक जो जेसी बोस साहब का जो रिसर्च था, उसमें उनका दावा था कि प्राणी के तरह मनुष्य भी, ये प्लांट भी हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। तो प्लांट के जो खुशी और उसके दुख का एहसास के बारे में बहुत सारे अभी अध्ययन हुए नहीं हैं, लेकिन जो इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अध्ययन किए हैं। और आप भी अगर अनुभव करेंगे, जब प्लांट के नज़दीक जब जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि प्लांट में कब उसका जो प्लांट लहराता है, प्लांट बेहतर होता है, सर, ये तो चीज़ है, और प्लांट कब मुरझाता है। तो ये सारी चीज़ है, अभी इसमें निरंतर इसमें विकास हो रहा है और बहुत सारे एविडेंसेज अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इतना तय है इस पर काम चल रहा है। और बिहार में भी राजभवन से एक साइंटिस्ट को 7-8 साल पहले अवार्ड दिया गया था, ऐसी मेरी जानकारी है। और इसको प्रमोट करना चाहिए हम लोगों को भी, हमारे सरकार को, ये प्लांट साइकोलॉजी, क्योंकि इसीलिए हमने कहा था कि मनोविज्ञान की परिभाषा अत्याधुनिक हो गई है लिविंग थिंग्स का। अब लिविंग थिंग्स कौन है? जीवित और मृत की बात करते हैं, जो ग्रो करेगा, जो अपने तरह से प्रोड्यूस करेगा। ये कहते हैं कि पेड़ पौधे भी और पॉजिटिव और एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है। इसीलिए ये बहुत सारे एविडेंसेज नहीं हैं कि आपको मैं अभी यहाँ से बता सकूं, लेकिन आपको बहुत जल्द इस पर बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं,
जो आपको परिणाम बहुत जल्द मिलेगा, तो 2, 4, 5 वर्षों के अंदर। बिल्कुल सर, आई होप कि इनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और प्लांट साइकोलॉजी भी और बहुत सारे सर, ये सारी चीज़ें तो हैं और हम इसी के इर्द गिर्द रहते हैं और इसीलिए इस पे बातचीत करना ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल गई है सर, हमने बात की, आपने बताया कि एक तो स्किल्स और जो किस तरह के बच्चों को आना चाहिए इस फील्ड में। सर कोर्सेज की बात मैंने पूछी थी कि तो बच्चे अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो कैसे वो आ सकते हैं, कैसे किस तरीके से एडमिशन्स होते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़, आपका एक प्रश्न था कि +2 करने के बाद किसी भी डिसिप्लिन से अगर करता है तो उसका ओपन है रास्ता आने का। मैं अपने बारे में भी बता देना चाहूँगा कि मैं आईएससी स्टूडेंट के बाद इंजीनियरिंग का छात्र था और तब मैं मनोविज्ञान में आया। कैसे आया, नहीं आया, मुझे अपॉर्चुनिटी आने का मिला। तो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या किसी भी फील्ड का हो, उसको कई कंडीशंस, कुछ शर्तें होती हैं जिसको साफ सुथरा ढंग से उसको विश्वविद्यालय पर निर्भर करता है। लेकिन बीए डिग्री, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए साइकोलॉजी, ये जो है शुरू का ये कोर्स का है, उसमें उसको नामांकन विद्यार्थी को लेना चाहिए और इस तरह से लेना चाहिए कि उसमें अभिरुचि के साथ लेनी चाहिए। बहुत रोचक विषय है और हम आपको बता दें कि इसको, मनोविज्ञान को यूनिक साइंस कहा गया है। यूनिक साइंस का मतलब होता है इकलौता विज्ञान। बहुत विचित्र बात है, आप इतने सारे विज्ञान हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंसेज है, लेकिन मनोविज्ञान को यूनिक साइंस कहा जाता है। उसका एकमात्र कारण है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि कोई भी विषय जब होता है तो सब्जेक्ट और मेथड 2 चीज़ होती हैं। तो सब्जेक्ट तो हमने आपको बताया कि इसमें है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात लीजिए तो 3 बात होती है, बिहेवियर होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा और ये जो है मेंटल एबिलिटीज़ होगा या एक्टिविटीज़ होगा। तो अब एक बात हमको बताना होगा इसमें, एक ध्यान से ये चीज़ कि अगर कोई बच्चा इसको प्रोफेशन यानी इस सब्जेक्ट को चुनना चाहता है, बेहिचक वो चुन सकते हैं, उनमें कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये खुली छूट है कि किसी भी डिसिप्लिन का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। और उसमें कुछ कहीं कहीं जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर निर्भर करता है कि कोई स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं, कोई कुछ भी करते हैं, लेकिन है क्या कि एडमिशन ऐसा नहीं है कि मीन्स अभिरुचि जिसको है वो बीए इन साइकोलॉजी करके आगे बढ़ सकता है। सर जैसा कि हमने मनोविज्ञान पे आपने इतने अच्छे से बताया कि बीए इन साइकोलॉजी करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर रहते हैं या गाँव में रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई विकल्प है कॉरेस्पॉन्डेंस का? और अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस है विकल्प, तो वो क्या इक्विवेलेंट है, वो कैसे, मतलब उसको आप देखते हैं? ये बिल्कुल विकल्प है। और आपको मैं बताऊं, अभी भी जैसे बिहार सरकार से ही अगर हम शुरू करें, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से कार्य कर रहा है, जिसमें मनोविज्ञान विषय शुरू से ही एक विषय के रूप में रहा है और जो डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेट करता है। इसके पहले पटना यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन था, जिससे ये मनोविज्ञान की पढ़ाई होती थी। और अब तो वर्तमान समय में एक बहुत इग्नू सेंटर है जो ओपन डिस्टेंस मोड में है, और वो विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं वो आराम से कर सकते हैं। और बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प इसलिए है कि किसी कारणवश मान लीजिए कि उसको कठिनाई है, उस बच्चे को कि ट्रेडिशनल एजुकेशन लेने में दिक्कत है, तो उसको कोई इक्विवेलेंट इंटरेस्ट रहने से इक्विवेलेंट उसको मिलता है ऑप्शन। और एक और ओपन स्कूल है जो कि डिस्टेंस मोड में एजुकेशन देता है, इसलिए साइकोलॉजी का विकल्प खुला हुआ है। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आराम से डिस्टेंस मोड में भी ले सकते हैं। डिग्री का इक्विवेलेंट वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए विद्यार्थी अभी प्रोफेसर हैं, जज हैं, आईएएस बने हैं। बिल्कुल सर, और बशर्ते कि वो उस फील्ड की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से की जाए, तो बिल्कुल कोई इसमें बिल्कुल। और डिग्री के वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अगर बात की जाए मास्टर्स की, तो क्या आप जो ग्रेजुएशन करने के बाद करियर चुन सकते हैं या मास्टर करने के बाद विकल्प ज़्यादा होते हैं, और कैसे होते हैं? देखिए,
सैद्धांतिक तौर पर तो बात कीजिए तो कहीं रोक नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन व्यावहारिक बात अगर कीजिए तो नहीं, बहुत कम मिलती है, बहुत कम है। जो कारण ये है कि कारण उसका ये है कि अगर हायर एजुकेशन के साथ कोई बच्चा हमको मिल रहा है और स्किल्ड मिल रहा है तो हम अंडर ग्रेजुएट को या ग्रेजुएट को क्यों चयन करें, प्रश्न ये उठता है। और इसीलिए इतना तो तय है, व्यावहारिक तौर पर कहिए कि जब मास्टर डिग्री कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो फैसिलिटेट करता है और उसमें है कि उसका जो सैलरी है वो भी इन्हेंस्ड रहता है। तो कहा तो जाए कि ग्रेजुएशन लेवल पर बहुत मजबूरी हो तो नौकरी खोजी जा सकती है, लेकिन अच्छा हो कि मास्टर डिग्री अगर लेके इसको व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर। और सर जैसा कि ये सब आपने बताया कि कोर्सेज हैं और इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा कि सर अभी एआई का ज़माना है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, वैसे में एनईपी ने बहुत सारे चेंजेस किए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इस क्षेत्र में अगर मनोविज्ञान की बात की जाए तो इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ अपडेशन हुए हैं और क्या कुछ नए फील्ड इसमें जुड़े हैं? एआई जो अभी के समय में है वो मनुष्य को फैसिलिटेट तो कर ही रहा है, डरा भी रहा है। और उसका एक बात बताते हैं, और ये पहले तो हम दो टिक बात बताना चाहेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का रिप्लेसमेंट एआई नहीं हो सकता, एआई नहीं कर सकता, क्योंकि इमोशन को हम कंसील कर सकते हैं और एआई उसी बात को समझेगा जो हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियस है कि ह्यूमन ब्रेन प्लस एआई अगर कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे तो परफॉर्मेंस एकदम हाईएस्ट होगा और विकास जो है उच्चतर हो जाएगा, बल्कि इसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एआई के समय में अभी इतना इसका यूटिलिटी बढ़ रहा है कि जैसे इसके माध्यम से मेंटल हेल्थ केयर की ओर बहुत सारे कार्यक्रम काम करने लगे हैं। इसमें मेडिकल क्षेत्र में भी इसका काम होने लगा, इसके द्वारा जैसे इमेजिंग वगैरह का होगा, इससे बहुत सारे काम इसका उपयोग हो रहा है। एजुकेशन में तो हो ही रहा है, एजुकेशन में बहुत फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को। सभी लोग लगभग ज़्यादातर आदमी जो एआई से है पार्ट एंड पार्सल उसका एडवांटेज ले ही रहे हैं। इसलिए एआई की उपयोगिता है तो अभी ज़्यादा उपयोगिता है और सीमित उसका दुष्परिणाम है, लेकिन ऐसी आशंका है कि अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पर एआई ह्यूमन ब्रेन को डेड करने के लिए तैयार है, आपको सोचने के लिए। अभी जैसे देखिए मेडिकल प्रोफेशनल जो है, ज़्यादा पहले के डॉक्टर साहब जब होते थे तो अपने स्किल से, अपने अनुभव से वो तुरंत डायग्नोज करते थे। आज के कितने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो टेस्ट पर डिपेंड कर गए। तो एआई जो होगा क्या करेगा कि ह्यूमन ब्रेन के क्रिएटिविटी को समाप्त करेगा, कमज़ोर करेगा। हमको यही लगेगा कि क्यों नहीं इसी से एआई से ले लें, क्यों इतना माथापेची करने की ज़रूरत, आसान करते। और इसीलिए एआई का बहुत वास्ट स्कोप है और मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान है सर। फिर भी मनोविज्ञान जो कि हम मन के विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सर जिस तरीके से अगर हम एआई की भी बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्र में तो अपॉर्चुनिटी कम नहीं होगी, एकदम नहीं कम होगी, बशर्ते ये बढ़ेगी कि अगर हम ठीक है, आई एम वेरी गुड टीचर, आई एम अ गुड रिसर्चर, अगर एआई हमको हेल्प करने लगेगा तो मेरा क्रिएटिविटी तो रुक जाएगा ना, इंथ्यूजियाज्म नहीं रुकना चाहिए, इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए, और उस इंटरेस्ट को दुगना इंटरेस्ट करके अगर हम एआई का उपयोग करें तो ग्रो होगा, डेवलप करेंगे। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि एआई को कंस्ट्रक्टिव वे में उपयोग किया जाए। बिल्कुल सर। सर अगर बात की जाए बिहार सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी पहल की गई है, जैसे अगर हम बात करें तरंग की और ये रिजिलियंस प्रोग्राम, जो कि तरंग जो 6 से 9 साल के बच्चों के उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर और बहुत सारे, क्योंकि आजकल के बच्चों को भी ट्रेनिंग देने की या उन्हें उस तरह के प्रोग्राम देने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में ये सारे प्रोग्राम्स पूरे बिहार में हो रहे हैं और पूरे भारत में भी हो रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और ऐसे में अगर इन सब की ज़रूरत पड़ रही है तो करियर वाइज इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए
वर्तमान समय में चाहे वो भारत सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो और हमारे भी बिहार राज्य सरकार भी हो जी। अब जब पूरे गौर से अगर देखा जाए तो सारा चीज़ सिमट के आता है मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ पर अब मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। आदमी फिजिकली हेल्दी हो सकता है, मेंटली हेल्दी नहीं भी हो सकता है। मेंटली हेल्दी रहेगा, हो सकता है मेंटली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी ना हो। तो दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो अब मान लीजिए जब हमको स्ट्रेस है, जब हमको एंजाइटी है, और एंजाइटी भी दो तरह, मान लीजिए ट्रेट एंजाइटी है, हमारे अंदर हर समय चिंता ही रहेगा तो डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए स्ट्रेस का भी प्रकार होता है, एक डिस्ट्रेस होता है कि यू स्ट्रेस होता है। तो यू स्ट्रेस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, वो परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है, और डिस्ट्रेस हो हिंडर करता है। तो आदमी के अंदर अगर मेंटल हेल्थ, बहुत सारे कार्यक्रम ये बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा है प्रायोजित, जो कि अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो या किसी भी लेवल पर हो, अब जब मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस कैसे करेगा भाई, तो स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक को उपयोग करेगा, ये सभी चीज़ करेगा। और निश्चित तौर पर अब युवा, आज का युवा कल का भविष्य है। अब हमको देखिए स्ट्रेस एमोंग एडोलेसेंट्स, आंधी और तूफान की अवस्था होती है एडोलेसेंट का, बिल्कुल उसको समझना बहुत मुश्किल है, और वही हमारी धरोहर है, तो उसको बचाना तो ज़रूरत है ना। तो मनोविज्ञान की भूमिका बड़ी है, सरकार इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड किया है। और हेल्थ प्रोफेशनल को होना, कोविड जब आया, कोविड के समय में अब देखिए उसके बाद तो इतनी बातें हैं, हम तो आपको बता दे रहे हैं कि गिनाना मुश्किल है। हम तो अभी 38-40 ऐसे फील्ड हैं जिसमें बिहेवियरल साइंटिस्ट का अपॉइंटमेंट होता है। क्या है ये? जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए क्या होगा, एक कंपलसरी एजुकेशन है साइकोलॉजी का, फंडामेंटल नॉलेज, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स स्किल डेवलप, स्किल की तरफ जाइए स्पेसिफिक के लिए। जैसे फॉरेंसिक की बात आपने की, तो फॉरेंसिक में जैसे क्या होगा, क्रिमिनल बिहेवियर को है या क्रिमिनल्स को डील करना है, या उसका जेल में उसकी उपयोगिता है, या उसको किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी तरह का जो टेस्ट, आज नार्को टेस्ट है, ये सभी चीज़ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है। और तो आप किसी भी लेवल पर जाइए, साइकोलॉजी का एकदम लगातार इसको बढ़ता जा रहा है, अनएंडिंग प्रोसेस है, अनएंडिंग। और सर कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने भी बात की, कॉर्पोरेट लेवल हो, चाहे कोई भी स्कूल के बच्चों से लेकर के अभी ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बचा है, समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जहाँ पे इस करियर वाइज अगर देखा जाए तो एक साइकोलॉजिस्ट या इस क्षेत्र में जो काम करें उनकी ज़रूरत नहीं है। सर ऐसे में जो दर्शक देख रहे हैं, जो और खासकर जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, आज हम आपको एक सेंटेंस आपको बताया कि आज का जो किशोर है या युवा है वो हमारे देश के भविष्य हैं, और भविष्य को यही निर्धारित करेंगे। तो जब तक ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक ये क्रिएटिव नहीं रहेंगे, जब तक ये खुश नहीं रहेंगे, देखिए आदमी मेंटली हेल्दी हो सकता है लेकिन स्वस्थ बोध, वेल बीइंग नहीं हो सकता है। वेल बीइंग इनर प्लेजर है। आप अगर खुश हैं तो आपको चेहरे से दिखेगा, आपके व्यवहार से दिखेगा जी। और यदि आप दुखी हैं तो आपके व्यवहार और चेहरे से दिखेगा। तो हम युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, मनोविज्ञान को विषय के रूप में नहीं लेना है, इसको मिशन के रूप में लीजिए। मिशन और समाज के लिए बहुत तब होगा जब आप इसमें वाइटल इंटरेस्ट पे कीजिए, इंथ्यूजियास्टिक होके देखिए। इसमें आपको देखिए एक इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, डिसिसिव पावर हो, उसको ये सब इमोशनल स्टेबिलिटी हो, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक शक्ति उसको अंदर होना चाहिए, और पॉजिटिविटी के साथ बढ़े। और हम समझते हैं कि अगर इस विषय को कोई मन से चुनते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफल होंगे और उनको कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया, और इतने आपने अच्छे से आपने बताया ये मैसेज, इसके साथ पूरे दिशाएं टीम की तरफ से सर आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने देखा दिशाएं और मनोविज्ञान में क्या कुछ है करियर, और अगले मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय और एक नए एक्सपर्ट के साथ। फिलहाल मुझे और पूरी दिशाएं टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।